नमस्कार। आज हम हिंदी में न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध। कि अब हमारी जो भारत की संस्कृति है, कल्चरल हमारा जो कल्चर है, उसमें गुरु और शिष्य का, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या है, वो इसमें समझाया गया है। इसके लेखक है आनंद शंकर माधवन। हम लेखक के बारे में थोड़ा जान ले। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों की भाषा पर संपूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शाल का, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा संजीवनी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। अब हम लेसन के बारे में जानेंगे। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में कहीं निष्ठा, कहीं त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। मतलब पहले के ज़माने में जो गुरु शिष्य के जो रिलेशन थे, उसकी परंपरा थी कि आश्रम में रहकर गुरु सभी विद्याओं का अध्ययन कराते थे और उस वक्त जो शिक्षा थी वो बिकी नहीं जाती थी। मतलब अभी समझ लो कि सब स्कूल फीस ले रही है, उसके खर्चा कर रहे हैं पेरेंट्स उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पहले ये सब न था। तो पहले और अभी के उसमें क्या डिफरेंट है वो हम इस लेसन में समझेंगे। पहले त्याग था, अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो चलो हम आगे लेसन पढ़ें। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया। मतलब हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। मतलब हमें व्यवसाय करना है, ऐसी संस्कृति होती है। इसी कारण गुरु और शिष्यों के संबंध में परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय को मंदिर माना जाता था। शिक्षा देना एक अनुष्ठान था और परमेश्वर प्राप्ति का एक मार्ग था। पैसे देकर शिक्षा पहले खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन हो गई है। मतलब इनकम के लिए अब स्कूलें खोली जाती है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वो आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। हाँ, भारतीय संस्कृति हम जिसे कहते थे, आज वही वो मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। मतलब मेंटली अपसेट है। ऐसा आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। मतलब आज की जो हमारी शिक्षण पद्धति है वो कहाँ से आई है? तो यूरोप से आई है। कि इस हिसाब से होना चाहिए, स्कूलें ऐसी होनी चाहिए, ऐसे टीचर होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना चाहिए, ये इनके पेपर होने चाहिए। तो ये सब क्या है? यूरोप की जो थी संस्कृति, उनकी जड़ें वहाँ थी
और अब हमने उसको अपना लिया है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। हम रामायण महाभारत जैसे सीरियल्स देखते हैं तो वहाँ पे बच्चे गुरुकुल में जाके सारी शिक्षा एक साथ प्राप्त करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इसमें परिवर्तन आ गया है। यहाँ गुरु केवल वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। मतलब पहले सैलरी नहीं मिलती थी, अब जैसे सैलरी मिल रही है ना, एक व्यवसाय हो गया है। और पहले बच्चों को भी फीस नहीं देनी पड़ती थी। शुल्क यानी कि फीस, ऐसे पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारत मिट्टी का उपज नहीं है। मतलब ये जो विद्या खरीदना और बेचना ये सिस्टम है वो भारत की नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। पहले जो शिक्षण के केंद्र थे वो आश्रम और मंदिर माने जाते थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया, उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान भी परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। मतलब पहले परमेश्वर को ही भगवान, गुरु को ही भगवान माना जाता था, परमेश्वर का दर्जा दिया जाता था। कि गुरु ही हमारे भगवान है, वो जो कुछ सिखाएंगे वही हम करेंगे। फिर शिष्य थे, वो अपने पुत्रों से अधिक थे। या सम्मान मिलना यानी कि शक्ति पाने का रहस्य था। मतलब गुरु को इतना सम्मान मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान था। मतलब वो गुरु ऐसे ही सोचते थे कि मेरे पास जो बच्चा आया है, पहले तो क्या था, 11th ईयर का बच्चा होता है तो उनको जनोई संस्कार दिया जाता है और फिर उनको गुरु ले जाते हैं अपने आश्रम में और सारी विद्याओं का विद्याभ्यास कराने के बाद वो जब वो शादी के लायक होते हैं, यानी कि 20 ईयर या 25 ईयर के बीच की उम्र जो होती है, तब वो उनको वापस लेकर आते हैं। तब तक वो बच्चा ऑलराउंडर हो जाता है। जब 11th ईयर का जनोई संस्कार होने के बाद वो आश्रम में चले जाते, फिर मम्मी पापा को मिलना भी नहीं होता था। कुछ भी जो गुरु और गुरु माता कराते थे वही काम करना होता है और उसी शिक्षा को प्राप्त करना होता है। इसलिए कहा गया है कि एक अनुष्ठान था और परमेश्वर प्राप्ति का, मतलब ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। और आज ये पेट पालने की, मतलब हमें इनकम की एक सिस्टम बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने लगे। हम कहते हैं कि जो गांव का होता है ना, उसका गांव में मान ही नहीं होता था। विवेकानंद के साथ भी ऐसे हुआ। स्टार्टिंग में इंडिया में, मतलब भारत में, उनको कोई पहचानता भी नहीं था। लेकिन जब वो अमेरिका गए और वहाँ पे जो उनकी नामना हुई, ये सुनकर फिर भारतवासी उनका स्वागत करने के लिए दौड़े गए। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए, अमालेदार ठाकुर अमालेदार कठोर सुपुत्र, कि ये ठाकुर हमारा बेटा है। मतलब पहले कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब उनके गांव वासियों को पता चला कि हमारे बीच एक रत्न है, एक महत्वपूर्ण इंसान है, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। फिर वो ऐसे बोलने लगे कि ये हमारे गांव का सपूत है। और कथक कली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, हमारी संस्कृति में इतना अपूर्ण चीजें भी भरी है क्या? अपूर्व चीजें, मतलब कथकली और जो भरतनाट्यम है वो पहले हमारे देश में उसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विदेश में उसकी महत्वता बढ़ने लगी। तभी हमारे देशवासियों को लगा कि इतनी संस्कृति हमारे देश में भी है। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती
सोचने लगे हमारी संस्कृति में इतनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते थे। ये तो सनातन सत्य है कि हमारे खुद की जो पास होता है ना, वो हमें नहीं नजर भी नहीं आता है, पसंद भी नहीं करते, और वही चीज अगर बाहर से आती है तो हमारे लिए वो अच्छी बन जाती है। फिर जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर नहीं नजर आती, मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। मतलब जिस देश में ज्ञान प्राप्त करने के मैक्स मुलर ने अपने जीवन भर प्रार्थना की कि मुझे इस देश में जाना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, आज उस देश के निवासी जर्मनी और विलायत जाने के लिए मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारा देश छोड़कर हम जर्मनी और विलायत जाएंगे तो हमें स्वर्ग जैसा अनुभव होगा। और कभी कभी उस देश के लिए मैक्स मुलर जैसे लोगों ने प्रार्थना की थी, उसी देश के लोग अब दूसरे देश के संस्कृति में आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास हो। जो ऐसे लोग हैं जो खुद के देश में जो संस्कृति है उसको पहचानते नहीं है, उसको महसूस नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को जैसे गधे के सामने गणित करना वैसी बात हो जाती है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकता से उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो? तो आप तैयार हो तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। क्या हुआ? एक सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान थे जिसका नाम था गामा। वो मुंबई आए और मुंबई आकर उन्होंने उत्सुकता से उनके निकट पहुंचकर उनसे एक प्रश्न पूछा। मुंबई आके उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को चैलेंज किया था कि अगर मेरे सामने कोई जीत लेगा तो वो चैलेंज उन्होंने किया था। फिर अखबारों में ये समाचार प्रसिद्ध हो गए। फिर एक पारसी पत्रकार आए और उनसे मिले, पहलवान से मिले, और फिर क्या पत्रकार ने उनको ऐसे पूछा कि साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। कि आप विश्व के पहलवानों से लड़ते हो, उससे अच्छा तो आप खुद के जो शिष्य हैं ना उनको जीत के बताओ, क्योंकि आपने जो सिखाया है वही शिष्य ने सिखा है। अगर उनके सामने आप हार गए तो समझ लो कि आप बेस्ट गुरु हो। हाँ, हारना वो गलत बात नहीं है, समझ लो आपकी शिक्षा उसने अच्छे से ग्रहण की है। हम टीचर हैं, हमारे पास पढ़े हुए स्टूडेंट इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो हम गर्व अनुभव करते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि ओह हाँ, मैं तो टीचर ही हूँ, वो ये बन गया। अरे, हमें गर्व होना चाहिए कि हमने इतना उनको सिखाया तभी वो इस पद पर पहुँचे हैं, इस पोस्ट के लायक बने हैं। तो उनको भी ऐसा कहा एक पारसी पत्रकार ने। गामा आजकल शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों से हैरान। गामा आजकल के शिक्षण क्रम में रंगे नहीं थे, मतलब अभी जो शिक्षण पद्धति थी उसको उनके बारे में उनको पता नहीं था, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। क्या है कि ये सुनकर अभी की जो परिस्थिति थी वो उनसे वाकिफ नहीं थे, तो ये सुनकर ये जो पहलवान थे उन्होंने पत्रकार को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हो।
और जिस लड़के का नाम लिया वो मेरे पसीने की कमाई, मेरे खून और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में फर्क की कुछ नहीं है। मतलब ये गुरु थे। पहलवान ने कहा कि आप अभी मुझे समझते नहीं हो। जिसके साथ आप मुझे लड़ने के लिए कहते वो मेरा शिष्य नहीं, मेरे बेटे से भी ज़्यादा प्यारा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना इनफ है। 15 मिनट का वीडियो हो गया है। अभी लेसन का सेकंड पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, और अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये पूरा लेसन अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो अब हम यहाँ पे पूरा करते हैं। आशा रखती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैंने वर्ड मीनिंग कहे हैं वो याद रखना और बुक में पेंसिल से हमेशा वो लिख देना। ओके, अस्तु।